दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम शाह। दोस्तों कल की क्लास में राजस्थान के वस्त्र और आभूषणों के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4 है। उसमें हमने ये देख लिया था कि जो पुरुष हैं, पुरुषों के परिधान है वो पढ़ लिया था। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे स्त्री परिधान। कि राजस्थान में जो महिलाएं हैं, राजस्थान में महिलाएं किस प्रकार के वस्त्र पहनती हैं, ये आज के क्लास में देखेंगे। किस प्रकार के परिधान वो धारण करती है। जिस प्रकार पुरुष परिधानों के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, उसी प्रकार स्त्रियों के परिधानों के भी प्रमाण हमको मिले हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधोवस्त्र पहनती थी, जो अब राजस्थान में घाघरा नाम से प्रचलित है। जो राजस्थान में अभी जो महिलाएं अधोवस्त्र पहनती है वो है घाघरा। ये मध्यकाल के टाइम से पहना जाने वाला वस्त्र है। ये आपको देखना है कि ये जो घाघरा है वो मध्यकाल से पहना जा रहा है। मध्यकाल में स्त्रियां विशेष प्रकार का अधोवस्त्र पहनती थी, जिसको घाघरा के नाम से जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियां की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई और कसीदे का काम भी प्रचलित हो गया था। राजस्थान की घुमक्कड़ जाति की और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा में ये परंपरा आज भी देखी जा सकती है। जो राजस्थान की घुमक्कड़ जातियां हैं और आदिवासी जो स्त्रियां हैं, आदिवासी समाज की जो स्त्रियां हैं, वो अभी वर्तमान में भी इसी प्रकार की वेशभूषा पहनती है। प्रारंभ में जो अधोवस्त्र कमर में लपेटा जाता था, वहीं कालांतर में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा बना है। ये आपको दिखना है। ये इसका छोटा रूप है लहंगा। घाघरे का छोटा रूप क्या है? देखो डिफरेंस बिटवीन घाघरा एंड लहंगा। लहंगा क्या है दोस्तों? लहंगा है घाघरे का छोटा रूप है। घाघरे का छोटा रूप क्या है? लहंगा है। ऊपर पहने जाने वाली वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज भी मारवाड़ में इसका प्रचलन है। कुर्ती के नीचे कांचली यानी बाहें वाली अंगियां पहनी जाती है। कुर्ती के नीचे कांचली, ये देखो कुर्ती के नीचे जो कांचली है यानी कि बाहें वाली अंगियां पहनी जाती है। साड़ियाँ, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देखना है। साड़ियों के विविध नाम प्रचलित है। ये साड़ियों के नाम आपको याद रखना है। चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, वसन, चीर पटोरी, चौरासो, ओढ़नी, चूंदड़ी, दोहरावाली, साड़ी, ये आदि सभी साड़ियों के नाम है। किसके नाम है? साड़ियों के नाम है। ये कई बार परीक्षा में दिया होता है कि ये किसके नाम है। ये सभी नाम साड़ियों के नाम है। चूंदड़ी और लेह राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। स्त्रियों के परिधानों में कई प्रकार के कपड़े प्रचलित थे, जिन्हें जामादानी, किमखाब, टेसर, छींट, मखमल, मलमल, पारचा, मसरू, चीक, इलायची, महमूदी, मीरे बादड़ा, नौरंगशाही, बहादुरशाही, फरूखशाही, छींट, बापथा, मोमजामा, गंगाजली आदि नामों से जाना जाता है। ये है स्त्रियों के परिधानों के कपड़ों के नाम हैं। और ये है साड़ियों के नाम। ये आपको ध्यान रखना है। ये साड़ियों के जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। अगला जो टॉपिक है वो है राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं। जो राजस्थान का वस्त्र उद्योग है उसकी क्या विशेषताएं हैं? राजस्थान में वस्त्र उद्योग की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? सवाई जयसिंह जो जयपुर के महाराजा थे, सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित थे। यानी कि जो सवाई जयसिंह जी थे, उन्होंने जयपुर में 36 कारखानों की स्थापना की। उनमें से कुछ कारखाने वस्त्रों से संबंधित थे। एक तो था सिवन खाना। सिवन खानों में कपड़े सिले जाते थे। सिवन खानों में क्या होता था? कपड़े सिलने का काम। सिवन खाना कपड़े सिलने का काम होता था। फिर है रंग खाना। रंग खाने में होता था रंग छपाई। फिर है छापा खाना।
छापाखाना में क्या होता था, कपड़ों के छपाई होती थी। ये 3 वस्त्रों से संबंधित कारखाने हैं। पहला है सिवन खाना, सिवन खाना में कपड़ों की सिलाई होती है। फिर रंग खाना में कपड़े रंगे जाते हैं। फिर है छापाखाना, छापेखाने में कपड़े छापे जाते हैं। सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज या नीलगर करते हैं। जो छपाई का काम है वो कौन करेंगे, छपाई का काम करेंगे रंगरेज और नीलगर। जो छपाई का काम करते हैं उनको रंगरेज कहते हैं और नीलगर कहते हैं। रंगे जाने वाले इस वस्त्रों में पगड़ियाँ, भाई किन कपड़ों को रंगते हैं, एक तो पगड़ियों को रंगते हैं, सापों को रंगते हैं, ओढ़नी, घाघरे, अंगरखी प्रमुख हैं जिनको रंगा जाता है। विभिन्न प्रकार के रंगों में इनको रंगा जाता है। रंगाई के प्रमुख प्रकार है पोमचा, लेरिया और चुंदरी। ये किसके प्रकार हैं, ये पोमचा, लेरिया और चुंदरी ये प्रकार है रंगाई के विभिन्न प्रकार हैं। इनके अलावा रंगरेज चौकड़ी, जाल, पतंगा और धनक आदि की प्रकार की भांति भी रंगते हैं। पोमचा का दोस्तों अर्थ क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। पोमचा का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है कि जो पोमचा है उसका मतलब है कमल फूल, जो कमल फूल के युक्त ओढ़नी है, यानी कि पोमचा का मतलब है फूल है कमल के फूल। जैसे मान लो ये ओढ़नी है, इस ओढ़नी में जगह जगह कमल के फूल बने होंगे पोमचे में। नवजात शिशु की माँ के लिए मातृपक्ष, यानी कि जो बच्चा होता है, शिशु होता है, उसके ननिहाल की ओर से बेटे के जन्म पे तो पीला पोमचा आएगा। बेटे के जन्म पे कौन सा पोमचा आएगा, पीला पोमचा, और बेटी के जन्म पे गुलाबी पोमचा देने की परंपरा है। यानी कि जब नवजात शिशु होता है तो नवजात शिशु के माँ की गांव की तरफ से, यानी कि माँ के पियर की तरफ से पोमचा देने की परंपरा है। यदि बेटे का जन्म हुआ है तो पीला पोमचा आएगा, और यदि बेटी का जन्म हुआ तो गुलाबी पोमचा अपने मातृपक्ष की और बच्चे के ननिहाल की तरफ से आएगा। सावन में विशेषकर, जो सावन का महीना है, सावन के महीने में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लेरिया भात की ओढ़नी तथा पुरुष लेरिया पगड़ी पहनते हैं। जो सावन का महीना है, सावन के महीने में विशेष रूप से क्या होता है, तीज का त्यौहार आता है। सावन के महीने में तीज का जो त्यौहार आता है, उस मौके पे राजस्थान में जो स्त्रियां होती है वो विशेषकर लेरिया भात की ओढ़नी ओढ़ती है, और जो पुरुष है वो पुरुष लेरिया पगड़ी पहनते हैं। ये विशेष सावन के महीने में पहनी जाने वाली पोशाकें हैं। लेरिया होता क्या दोस्तों, लेरिया क्या होता है, जो लेरिया है वो 1, 2 या 3, 5 या 7 रंगों में, या तो 1 रंग का होगा या फिर 2 रंग का होगा, या 3, 5 या 7 रंगों में लेरिया रंगा जाता है। जो 5 की संख्या है वो शुभ मानी जाती है, अतः मांगलिक अवसरों पर पचरंगी लेरिया पहना जाता है। लेरिया विभिन्न प्रकार के रंगों से रंगा जाता है, यानी या तो 1 रंग का होगा लेरिया पूरा, या फिर इसमें 2 रंग का उपयोग होगा, या 3 रंग का, या फिर 5 रंग का, या फिर 7 रंग का लेरिया होगा। लेकिन जो 5 की संख्या है वो शुभ है, इसलिए जो मांगलिक अवसर होते हैं उसमें 5 रंग का लेरिया पहना जाने की परंपरा राजस्थान में रही है। लेरिया की कई बातें प्रचलित है, जो लेरिया है उसकी कई बातें राजस्थान में प्रचलित है। प्रतापशाही, ये देखो प्रतापशाही जो लेरिया है का उल्लेख अपन को राजस्थान के साहित्य में मिलता है। ये आपको देखना है कि जो प्रतापशाही लेरिया है उसका उल्लेख कहाँ मिल रहा है, उसका उल्लेख मिल रहा है राजस्थानी साहित्य में। जयपुर के रंगरेज और नीलगर राजाशाही लेरिया रंगते थे। जो जयपुर के रंगरेज हैं और जो नीलगर हैं वो जयपुर में राजाशाही लेरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। अब देखो जो लेरिया है उसमें गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती है, लेकिन जब यदि जो आड़ी रेखाएं, आड़ी धारियाँ केवल एक ओर से हो तो इसको अपन कहेंगे लेरिया। यदि आड़ी रेखाएं है ना, आड़ी रेखाएं यदि एक ओर से हो तो उसको क्या कहेंगे, लेरिया। और यदि दोनों ओर से एक दूसरे को काटती है
एक दूसरे को काटती है तो उसको बोलेंगे मोटा। लेरिया बिटवीन डिफरेंस मोटा में क्या अंतर है? लेरिया में यदि ये रेखाएं इस प्रकार से है, एक ही तरह से आड़ी रेखाएं हैं, ये तो है लेरिया, ये क्या है? ये है लेरिया। यदि ये रेखाएं आड़ी भी हो, वापस इनको काट रही है, तो वो होगा मोटड़ा। ये आपको ध्यान रखना है, मोटड़ा और लेरिया में ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे तो है लेरिया, और फिर ऐसे आड़ी काटी जो रेखाएं हैं वो हो गया मोटड़ा। समुद्र लेरिया का लेरिया जयपुर के रंगरेज रखते हैं। इसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियाँ बनती है। समुद्र लेयर भी 2, 3, 5 और 7 रंगों में होता है। ये जो रंग हैं वो एक भी हो सकता है, 2 रंग, 3 रंग, 5 रंग और 7 रंग। और विशेष करके जो मांगलिक अवसर हैं उस पर 5 पचरंगी लेरिया पहनने की परंपरा रही है। और लेरिया और जो मोटड़ा है उसमें डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। जो बद्ध तकनीक है, बद्ध तकनीक में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। जो बद्ध तकनीक है, बद्ध टेक्नोलॉजी है, उसमें चुनरी का बंदेज है वो सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना अपूर्ण है। राजस्थान में कोई भी मांगलिक कार्य होगा वो चुनरी के बिना अधूरा है। जोदाना यानी जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होती है। सीकर शेखावटी के बंदेज की गिनती बारीक बंदेजों में होती है। यानी कि महीन बंदेज कहाँ पर है? सीकर में। सीकर की बंदेज है वो महीन है, बारीक बंदेज है। और जो जोधपुर की बंदेज है वो भी बारीक बंदेज है। जो जोधपुर की बंदेज है उसमें विशेषताएं, इसकी चुनरी में बड़े चमकीले और टिकाऊ और बंदेज बारीक होती है। ये जोधपुर की विशेषता है। इसके बाद में पहले राजस्थान में मलयागिरी यानी कि ये देखो, मलयागिरी का क्या अर्थ है? भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। जो मलयागिरी है उसमें भूरा रंग है, वो वस्त्र क्या होता था? वर्षों तक सुगंधित रहता था। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा राम सिंह द्वितीय की अंगरखियाँ अभी तक सुगंधित है। एमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता है। जो एमोवा वस्त्र है उसका प्रयोग कौन कर रहे हैं? उसका प्रयोग कर रहे हैं शिकारी, और जो खाकी रंग से मिलता जुलता रंग है। और ये आपको ध्यान रखना, मलयागिरी ऐसा सुगंधित वस्त्र है जो वर्षों तक सुगंधित रहता है। और अभी भी सिटी पैलेस में जो अंगरखियाँ रखी हुई है राम सिंह द्वितीय की, वो अभी तक सुगंधित है। आज छपाई का काम पूरे राजस्थान में होता है। जो छपाई का काम है पूरे राजस्थान में हो रहा है। इसमें देखो फेमस है पीपाड़। जोधपुर और पाली में बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपते हैं जिनमें लाल, काले, नीले और हरे रंग की प्रमुखता रही है। जो पीपाड़ है, जोधपुर है, पाली है ना, वहाँ पे बड़े और सशक्त अलंकरण छपते हैं। इनमें देखो, एक तो काला रंग है, लाल, नीला और हरा रंग की प्रमुखता है। इन 4 रंगों की प्रमुखता छपाई में होती है। जो बाड़मेर की अजरक प्रिंट है में छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। जो बाड़मेर का अजरक प्रिंट है वो वहाँ के लिए विख्यात है। लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषता दोनों ओर की छपाई है। लाल और नीले रंग में छपने वाली अजरक की विशेषता है दोनों ओर से की छपाई है। यानी कि जो प्रिंट है वो दोनों ओर से छपी होती है अजरक प्रिंट में। इसके अलंकरण की ज्यामिति होते हैं और तुर्की टाइलों से बहुत मिलते हैं। जो अजरक प्रिंट है वो तुर्की टाइलों से बहुत मिलते हैं। आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग की चुनरी की छपाई होती है। जो आहड़ उदयपुर है और भीलवाड़ा है वहाँ पे मुख्य रूप से क्या हो रहा है? एक तो लाल रंग और दूसरा काले रंग की चुनरी की छपाई विशेष रूप से आहड़ में और भीलवाड़ा में हो रही है। पर होता क्या है, ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर या ऐसे फूल, पत्ती, पीले गुलाब, हरे रंग बना दिए जाते हैं। विशेष रूप से जो प्रिंट है वो तो काले रंग की और लाल रंग की है। लेकिन होता क्या है, ओढ़नी को आकर्षक चमकीली बनाने के लिए उस पर पशु पक्षियों के चित्र, फूल पत्तियों के चित्र बना दिए जाते हैं। जो अकोला चित्तौड़गढ़ है, अकोला कहाँ पे है? जो अकोला है वो है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। अकोला चित्तौड़गढ़ में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण ये कस्बा छिपों का अकोला कहलाता है। ये देख लो, इस कस्बे को
वहाँ पे बहुत ज़्यादा छपाई हो रही है। बहुत ज़्यादा छपाई होने के कारण इस कस्बे का नाम रख दिया है छिपो का अकोला। ये जो अकोला चित्तौड़गढ़ में है, इसका नाम छिपो का अकोला रख दिया है। बगरू है जयपुर में अपने शाह बगैर, शाह बगैर का मतलब है काला रंग। शाह बगैर का मतलब क्या है? काला और लाल रंग। छपाई के लिए विख्यात है, यानी बगरू की जो प्रिंट है वो कैसी है? लाल और काली रंग की छपाई विख्यात है, जिसमें मटिया रंग की ज़मीन पर लाल काले रंग में फूल पत्ती पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। बगरू में क्या हो रहा है? बगरू में जो मटिया रंग की जो चुनरी की, ये चुनरी मान लो, चुनरी की ये जो ज़मीन है वो होगी मटिया रंग की। किस रंग की होगी? मटिया रंग की। लेकिन इस पे जो फूल पत्ती बनाई जाएंगे वो एक तो काले रंग के बनाए जाएंगे और पशु पक्षी लाल रंग के, और पत्तियां वगैरह लाल और काले रंग की बगरू प्रिंट में बनाई जाएगी। सांगानेर जो जयपुर में स्थित है, सांगानेर जयपुर में क्या है? सांगानेर जयपुर में अनेक स्थानों पर भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। यहाँ के छिपों का प्रमुख योगदान सुंदर सौम्य और मोहक रंगों तथा लयात्मक बूटियों में है। पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों के झुकाव और फूलों की बारीकी देखकर प्रतीत होता है कि मानो ठप्पा बनाने वाले खेरादी ने इन फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया। यानी कि ये जिस प्रकार से जिस प्रकार से चुनरी पे फूल बनाते हैं, उसकी जो पंखुड़ियाँ है वो आप एक एक पंखुड़ियों को गिन सकते हो। इस प्रकार से पंखुड़ियों का सुंदर मनमोहक शानदार रूप से जो ये कारीगरी है वहाँ के जो खेरादी हैं वो करते हैं। यानी कि जिस प्रकार से जो बोटनी है वनस्पति शास्त्र में जो बच्चे फूलों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से ऐसा लगता है कि इन खेरादियों ने इनका अध्ययन करके यहाँ पे एक एक शानदार रंग में फूलों को जो लुगड़ी की ज़मीन है उस पर सजाया है। ये है सांगानेर जयपुर की विशेषता। जो सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट है, बगरू का हैंड ब्लॉक प्रिंट है तथा कोटाडोरियो को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेत प्राप्त हो चुका है। जो जीआई टैग है, जो जीआई टैग किन किन को मिल चुका है? एक तो मिल चुका है अपने सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट को, दूसरा बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट को, तीसरा कोटाडोरिया हैंडीक्राफ्ट को भौगोलिक श्रेणी में ये जीआई टैग मिल चुका है। भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है। अब देखो जीआई टैग होता क्या है? जीआई टैग है जो भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति का, जो औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति का हवाला देता है। यानी कि वो जो उत्पाद है वो किस देश में या उस जो स्थान है उसका स्थान क्या है, जो ऐसी गुणवत्ता एवं विशेषता का आश्वासन देते हैं जिनका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के साथ होता है। इसको अपन कहते हैं जीआई टैग। क्या कहते हैं? जीआई टैग कहते हैं। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े, जो बुनकर होते हैं, बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में केथून कोटा, मांगरोल कोटा का मसूरिया, तनसुक, मथानिया, जोधपुर की मलमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने के काम आते हैं। ये आपको देखना है। देखो, बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में केथून, मांगरोल कोटा का मसूरिया, तनसुक, मथानिया, जोधपुर की मलमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधानों जो परिधान है बनाने में काम आती है। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है। जो टुकड़ी है, ये जो टुकड़ी है वो मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है। ये जालोर तथा मारोट कस्बों में अच्छी बनती है। जो टुकड़ी है वो एक तो जालोर में, दूसरा मारोट है नागौर में, वहाँ की अच्छी बनती है। वस्त्रों को सजाने के लिए चटापटी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काट कर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता था। तो चटापटी है वो क्या है? किसी आकृति को कपड़े में काट कर दूसरे कपड़े में टांग दिया जाता था। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों जैसे ऊंट, बैल आदि के झूले, बेहली, रथ आदि के पर्दे और तंबू, कनातों आदि को सजाने के लिए
इसका उपयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वस्त्रों को भड़कीला चमकीला बनाने के लिए गोटा टांगते हैं। जो वस्त्र है उनको चमकीला भड़कीला बनाने के लिए क्या करते हैं? गोटा टांगते हैं। क्या करते हैं? गोटा टांगते हैं। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। गोटा किसको कह रहे हैं? ये देखो दोस्तों, सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी हुई बेल जो होती है उसको गोटा कहते हैं। गोटा के प्रकार हैं, देखो गोटा के प्रकार हैं, एक तो है लप्पा, लप्पी, बांकड़ी। लप्पा, लप्पी, बांकड़ी, ये गोटे के प्रकार है। किसके प्रकार है? ये गोटे के प्रकार हैं। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमासिया, आठमासिया आदि प्रकार का होता है। यानी कि इसकी चौड़ाई के आधार पर इसको चौमासिया कहते हैं, आठमासिया कहते हैं। जो चौड़ा गोटा होता है वो उसको कहेंगे अपन लप्पा। क्या कहेंगे? जो चौड़ा गोटा होगा उसको अपन कहेंगे लप्पा, और कम चौड़ाई वाली को कहेंगे लप्पी। ये गोटे के प्रकार है, लप्पा, लप्पी और बांकड़ी। जिसमें जो चौड़ा गोटा होगा उसको तो कहेंगे लप्पा, और जो कम चौड़ाई वाली होगी उसको कहेंगे लप्पी। राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो खंडेला कस्बा है सीकर का, वो इस गोटा उद्योग के लिए बहुत फेमस है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि इसके प्रकार क्या हैं? लप्पा, लप्पी और बांकड़ी। और लप्पा क्या है? जो चौड़ाई वाला गोटा है वो तो लप्पा है, और जो कम चौड़ाई का वो है लप्पी। और इसका जो खंडेला कस्बा है सीकर का, वो गोटा उद्योग के लिए फेमस है। सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियाँ पर कसीदे का काम करती है। जो सीकर और झुंझुनू की स्त्री है वो क्या करेगी? लाल गोटे पर जो लाल गोटे की ओढ़नियाँ होती है उस पर कसीदे का काम करती है, जिसमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े आदि बने होते हैं। शेखावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेंच वर्क कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेंच वर्क। क्या है? पेंच वर्क है जो शेखावटी क्षेत्र है, वहाँ पे अलग अलग रंग के कपड़ों को क्या होता है, इसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग के जो कपड़े हैं उनको विविध डिजाइनों में, यानी कि अलग अलग डिजाइनों में काट कर क्या करते हैं, कपड़ों पर सिलाई की जाती है। अलग अलग रंग की जो कपड़े हैं उनको काटेंगे, फिर इनको सिलाई करते हैं। इनको कहते हैं पेंच वर्क, यानी वापस जोड़ने का काम। वापस काट कर वापस जोड़ने का अलग अलग को क्या कहते हैं? पेंच वर्क कहते हैं। तो पेंच वर्क का काम क्या हो गया? यानी कि शेखावटी क्षेत्र में ये पेंच वर्क काम फेमस है। अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट लिया जाएगा और वापस इसको पेंच कर दिया जाएगा, यही पेंच वर्क का है। वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत और बादले से कढ़ाई की जाती है। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान है, वहाँ पे उल्टी बखिया, चेन और लंबे छोटे टाँकों से बड़ी बारीक ढंग की कढ़ाई की जाती है। पुरुषों के वस्त्र जामा, चूंगा, अंगरखी आदि पर भी कढ़ाई की जाती है। पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के जो पश्चिमी उत्तरी राजस्थान है वहाँ पे चमकीले रंग के रेशम से लाल काले रंग के कपड़े पर मोटे मोटे टाँकों से भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़ों का जड़ाव होता है, जो वस्त्रों को चमकीला भड़कीला बना देता है। जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ऐसी कढ़ाई आज भी प्रचलित है। तो दोस्तों, ये आज की क्लास में जो अपन स्त्रियों के परिधान हैं उनके बारे में पूरा देख लिया है। और दूसरा टॉपिक था राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं क्या है, उनका अध्ययन कर लिया है। जो अपनी कल की क्लास होगी उसमें जो आभूषण हैं, महिलाओं के जो क्या आभूषण हैं, पुरुषों के क्या आभूषण हैं, बच्चों के क्या आभूषण हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं। तो दोस्तों, आप इसी तरह चैनल पे बने रहें, लगातार क्लास को पढ़ते रहें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक आपके दोस्तों को बताइए, इन क्लासेस के बारे में बताइए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, धन्यवाद।